So today we have to discuss about the iron smelters. ठीक है, iron smelters के बारे में हम discuss करेंगे. And before talking about iron smelters, yesterday I have told you to read about this sword of Tipu Sultan. ठीक है, so who will tell me in brief about this? About the what was special in the sword of Tipu Sultan. ठीक है, what was special thing about the sword of Tipu Sultan? हाँ जी राघव. Okay, so first the main thing इसमें important थी, that was the steel used. कौन सी स्टील इसमें यूज हुई थी? हाई कार्बन स्टील. और उस स्टील को क्या कहा जाता था? वुड्स स्टील. ठीक है, सो अब हम बात किसके कर रहे हैं? आयरन स्मेल्टर्स की, है ना. तो आयरन स्मेल्टर्स, स्मेल्टिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मेल्टिंग? क्योंकि रेज योर हैंड. हाँ जी. कि we get not iron from the earth, we get iron ore. iron ore मिलता है हमें. So from getting iron metal from the iron ore, कैसे हम get करते हैं? By smelting it, उसको पिघला के, है ना, तभी हमें मिलता है. So iron ore से हम क्या लेते हैं? आयरन. और ये काम कौन करता है? आयरन स्मेल्टर्स. ठीक है, तो अब इसमें ये जो स्टील बनी है वुड स्टील, ये कहाँ की? विच टीपू सुल्तान ही वाज रूलर ऑफ विच एरिया? मैसूर. ठीक है, मैसूर का वो रूलर था. सो इन मैसूर, अब मैसूर जब तक वो टीपू सुल्तान का रूल था तब तक तो उस एरिया में क्या था? द आयरन स्मेल्टर्स दे वर इन वेरी गुड कंडीशन. ठीक है, क्योंकि वो जैसे ये हम स्वॉर्ड ही देख रहे हैं, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि मजबूत थी कि टुडे इट हैज बीन केप्ट इन द म्यूजियम. किस म्यूजियम में रखी गई है? म्यूजियम इन इंग्लैंड. कि वहां के म्यूजियम में इसको प्लेस किया गया है और इसको अभी तक रस्ट नहीं लगा है. मतलब इतनी ज्यादा ये स्टील जो इसका मेथड था बनाने का वो इतना ज्यादा अच्छा है. ठीक है, तो अब आयरन ओर से आयरन बनाने का ये काम था जो कि ये मैसूर के आयरन स्मेल्टर्स कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया था. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ये है, एक तो हो गया कि यहाँ की स्टील बहुत इंपॉर्टेंट थी. टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड की हमने बात की, तो टीपू सुल्तान के ही टाइम पीरियड में मैसूर में जो आयरन स्मेल्टर थे दे वर इन वेरी गुड कंडीशन टिल द रूल ऑफ टीपू सुल्तान. लेकिन he was defeated by the Britishers. जब ब्रिटिशर्स ने उसको हरा दिया, ठीक है, देन क्या हो गया? ब्रिटिशर्स उस एरिया में आ गए, ब्रिटिशर्स का रूल हो गया. ठीक है, और धीरे धीरे एक हम कहते हैं कि स्वॉर्ड्स की इतनी उस टाइम पर जरूरत भी नहीं रही. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की अपनी आर्म्स एंड एम्युनिशन से स्वॉर्ड्स का इतना यूज भी नहीं रहा. एक तो ये भी रीजन था. ठीक है, कि आयरन स्मेल्टर्स को जो राजा सपोर्ट कर रहा था वो सपोर्ट करने वाले रूलर्स अब नहीं थे जो आयरन स्मेल्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, नो डाउट कि टूल्स वगैरह और भी कुछ बना रहे थे वो, लेकिन जो रूलर्स की पैट्रोनेज थी, जो रूलर्स उन आयरन स्मेल्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो राजा के लिए इतने आर्म्स और एम्युनिशंस बना रहे थे, वो चीज अब नहीं थी. ठीक है, एक तो वो चीज हो गई. दूसरा, अब अगर हम उस आयरन की पहले इंपॉर्टेंस की ही बात करें कि वो आयरन इतनी इंपॉर्टेंट थी जो वुड्स स्टील थी. ठीक है, ये जो इससे क्या बना रहे थे? वुड्स स्टील. तो ये जो वुड्स स्टील बना रहे थे, ये स्टील एक तो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसको म्यूजियम में रखा गया है. दूसरा, इसके इंपॉर्टेंस से हमें ये पता चलता है कि जो इंडियन वुड्स और स्टील के बारे में स्टडी करने के लिए कि इसको बनाया कैसे जाता है, एक साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने यूरोपियन साइंटिस्ट विजिट किया था इंडिया में, कौन से साइंटिस्ट का नेम क्या था? माइकल फैराडे. ठीक है, माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, लेजेंडरी साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने की डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म.
उसके डिस्कवरर थे वो इंडिया में कितने साल तक रहे थे? 4 years, 4 साल तक इंडिया में रहे। यहाँ की उन्होंने प्रॉपर स्टडी किया कि कैसे ये आयरन से वुड स्टील बनाते हैं, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है कि ये स्टील इतनी बढ़िया बन रही है, ठीक है। वुड स्टील कैसे, कौन सी स्टील थी ये वाली? हाई कार्बन स्टील थी, ठीक है। तो उन्होंने पूरा इसको स्टडी किया और ये जो प्रोसेस था पूरा कि कैसे ये स्टील बनाई जाती है, ये प्रोसेस हमें इसका लिखा हुआ भी मिलता है। दैट हैज बीन, वो हमें कहाँ से मिलता है? टेक्निक, किसकी स्टील की टेक्निक कौन सी यूज होती थी? बाय फ्रैंकिस बचनन, ठीक है, जिसने की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो उस रिपोर्ट में हमें ये आयरन स्मेल्टिंग का प्रोसेस कि किस तरह वो फर्नेसेस में, मैसूर में वो प्रोड्यूस की जा रही थी। फर्नेसेस मींस, फर्नेसेस हम जिसको हिंदी में भट्टी बोल देते हैं, जिसमें आयरन को पिघलाया जाता है, ठीक है, आयरन को स्मेल्ट किया जाता था उसमें, फर्नेसेस, ठीक है। जैसे आजकल तो पूरे मशीन्स का हम कहते हैं, इंडस्ट्रीज में मशीन्स लगी होती हैं, उसमें फर्नेसेस बने होते हैं, लेकिन ये मिट्टी के पूरे फर्नेसेस बने होते थे जिसमें कि ये आयरन स्मेल्टर्स आयरन से वुड स्टील बनाते थे, ठीक है। और इसमें जो मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस, कोई थोड़ी सी फर्नेसेस नहीं थी, कई हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस थी मैसूर में ही सिर्फ, ठीक है। एंड इन दीज फर्नेसेस आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल, इसमें आयरन के साथ क्या मिक्स किया जाता था? चारकोल, ठीक है। आयरन के साथ हम कह सकते हैं ना हाई कार्बन, ठीक है, तो कार्बन हमें कहां से मिल रहा था? चारकोल से। सो हाई इसमें iron was mixed with charcoal and then put inside small clay pots, ठीक है, ये इसका थोड़ा प्रोसेस था, इसको भी हमने स्टडी कर लेना है। and put inside small clay pots then through an intricate control of temperatures, ठीक है, कि वो उनको पूरा डिटेल करते कि इतना टेम्परेचर हमने रखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल्ड उस काउंटिंग करते थे टेम्परेचर की। हाँ जी बेटा, तो यही तो उनकी हम कह सकते हैं ना स्किल थी कि देख के ही वो कर लेते थे कि यहाँ इससे ज्यादा हमने इसको और गर्म नहीं करना है, ठीक है। तो दैट वाज थ्रू एन इंक्रिकेट, इंक्रिकेट मींस डिटेल्ड, उसकी प्रॉपर वो देखते थे टेम्परेचर की, हम कह सकते हैं कि कंट्रोल था उनका टेम्परेचर की। एंड देन द स्मेल्टर्स प्रोड्यूस्ड स्टील ब्लॉक्स, कि स्टील के कुछ ब्लॉक्स बना लेते थे, एंड दैट ब्लॉक्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वॉर्ड, not only just in India but in West and Central Asia also, ठीक है। तो वो ब्लॉक्स अलग अलग जगह यूज किए जाते थे फॉर मेकिंग डिफरेंट टूल्स एंड स्वॉर्ड्स। अब इस तरह वुड्स, एक जो ये वर्ड है वुड्स, ये कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अब इसी वर्ड्स के, अब डिफरेंट एमसीक्यूज में तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसके इसी वर्ड को, वुड्स स्टील को, सिर्फ वुड्स वर्ड को, इस वुड्स वर्ड को कन्नड़ वर्ड, कन्नड़ लैंग्वेज में क्या कहा जाता था? UKKO, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज में इसको क्या कहा जा रहा है? और तेलुगु लैंग्वेज में, ये कन्नड़ हो गई, तेलुगु लैंग्वेज में क्या हो गया? ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसमें तमिल और मलयालम, ये तमिल और मलयालम लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है? उरुक्कू, ठीक है। मीनिंग मिलते, वर्ड मिलते जुलते ही हैं, है ना, ठीक है, मिलते जुलते ही हैं। कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल एंड मलयालम लैंग्वेज में, ठीक है। इन सब, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज किए जा रहे हैं? वुड स्टील के लिए। लास्ट वाला उरुक्कू, ठीक है। तो इन सबका ही मीनिंग क्या है? इन सबका ही मीनिंग है स्टील। सो अब इस तरह वुड स्टील की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, और ये स्टील इतनी इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पे यूरोपियन साइंटिस्ट ने भी इसके प्रोसेस को आके स्टडी किया, लेकिन इंडिया में
ये जो हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर था, ये इसका टेक्निक थी, मेकिंग प्रोसेस, स्टील मेकिंग प्रोसेस था, इट वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन मिड 19th सेंचुरी। तो कब ये जो पूरा हम कह सकते हैं कि वुड स्टील कौन सी सेंचुरी में कंप्लीटली लॉस्ट हो गए? ठीक है, मिड 19th सेंचुरी। तो ये प्रोसेस सिर्फ मिड 19th सेंचुरी तक ही हम कह सकते हैं कि यहाँ इंडिया में प्रोग्रेस में था, लेकिन उसके बाद इन बिटवीन डिक्लाइन हुई एंड देन इट वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी। सो अब ये कैसे हुआ? हाउ दिस वाज हैपेंड? ऐसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट वाज डोमिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस डोमिनेंस के बाद डिक्लाइन आया, नो डाउट इट वाज प्रिवेल्ड इन समवेयर। ठीक है, बिल्कुल डोमिनेट नहीं हुई बट कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हुई, लेकिन ये जो वुड स्टील का प्रोसेस था इट वाज कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस था, लेकिन आयरन एंड स्टील मेकिंग लॉस्ट नहीं हुई, सिर्फ ये वुड स्टील का जो ट्रेडिशनल हम कह सकते थे कि मेथड था वो लॉस्ट हुआ। यस, हम ये आयरन स्मेल्टर्स तो नहीं रहे ना, वो मशीनरी इंडस्ट्रीज लग गई, फैक्ट्रीज लग गई, वो उसमें चेंज हो गया। और ये जो हम कह सकते हैं कि आयरन ऑक्यूपेशन स्मेल्टर्स थे जो इससे जुड़े हुए थे, दे वर कंप्लीटली गेट जॉबलेस, वो जॉबलेस हो गए थे। ठीक है, सो दे वर डिस्प्लेस्ड, द पीपल वर आल्सो डिस्प्लेस्ड। अब इसी में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अबैंडोन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। ठीक है, अब इसी में जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं अबैंडोन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस। यस, तो फर्नेसेस क्या हो गई? जहां पे हमने वो आयरन को स्मेल्ट कर रहा, जिसके बीच में डाल के वो आयरन को स्मेल्ट कर रहे हैं, प्रॉपर टेम्परेचर देख रहे हैं। ठीक है, एंड अबैंडोन्ड मीन्स एक अबंडेंट वर्ड ये होता है बेटा। यस यस, that is not in use now, that has been left unused, जिसको अब यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये अबंडेंट वर्ड है जिसका आप कह रहे हो ग्रेट क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, ये अबंडेंट होता है, बट दिस इज अबैंडोन्ड। इट मीन्स कि हमने इनको, ये जो फर्नेसेस थी दैट हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर अ लार्ज, मतलब कि उनका यूज करना छोड़ ही दिया, they has been left now unused, कि उनका यूज करना अब बंद हो गया है। so they has been abandoned furnaces in villages। अब इसमें जैसे अभी हमने बात की कि प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील that was requiring a highly specialized technique, एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए थी फॉर रिफाइनिंग आयरन, लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग थी दैट वाज इन इंडिया, दैट वाज एक्सट्रीमली जो कॉमन भी थी टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन उन आयरन स्मेल्टर, वो आयरन स्मेल्टर यूज क्या कर रहे थे? आयरन स्मेल्टर्स, अब आयरन स्मेल्टर, जो आयरन स्मेल्टर वुड स्टील बना रहे हैं, ठीक है, वो आयरन स्मेल्टर्स क्या यूज कर रहे हैं? रॉ मटेरियल क्या है उनके पास? आयरन ओर, आयरन ओर से ही वो वुड स्टील बना रहे हैं, लेकिन उस फर्नेसेस में यूज करने के लिए उनको क्या चाहिए? टेम्परेचर। अगर वो उसको स्मेल्ट कर रहे हैं तो उस स्मेल्ट किससे करेंगे? वो आयरन को फर्नेसेस में क्या जलाएंगे कि वो स्मेल्ट हो जाए? फायर, फायर यूज करेंगे। एंड फ्रॉम वेयर दे विल दैट क्रिएट दैट फायर? Yes, so they were using wood also in these furnaces, और इन furnaces में जो wood वो use कर रहे हैं, from where they are getting this wood? कहाँ से मिल रही है वो wood उन्हें? Forest से मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे कि why these furnaces were abandoned in villages।
वो फर्नेसेस विलेजेस में इस तरह उन्होंने क्यों छोड़ दी? व्हाट वाज द रीजन? उसमें एक फर्स्ट मीनिंग क्या है जो इसमें रीजन हम बता रहे हैं, ये रीजन है, फर्स्ट रीजन है फॉरेस्ट लॉ एंड हाउ दीज फॉरेस्ट लॉज आर रिलेटेड। फॉरेस्ट लॉज इसके साथ कैसे रिलेटेड है कि उन्होंने अपनी फर्नेसेस को बंद कर दिया। यस, फॉरेस्ट लॉज, हमने फॉरेस्ट लॉज और भी पिछले चैप्टर में पढ़े थे। वी हैव रेड दिस इन ट्राइबल पीपल अबाउट व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट ट्राइबल पीपल, देन वी हैव आल्सो रेड अबाउट दीज फॉरेस्ट लॉज। हाँ जी बेटा, फॉरेस्ट लॉज में देवर प्रिजर्व, हम कह सकते हैं कि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे एंड नो एनीवन, कोई भी उसमें ये नहीं था कि कोई भी जा सकता है। सो ठीक है, एनीवन वाज नॉट अलाउड विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन कोई भी फॉरेस्ट में नहीं जा सकता था। ठीक है, तो अब ये जो आयरन स्मेल्टर्स थे पहले वो फॉरेस्ट में जा रहे थे, जब वो वुड स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, दे वर यूजिंग दैट फॉरेस्ट वुड को यूज कर रहे थे। यस रुद्रांश, तो व्हाट कुड बी द रीजन कि फॉरेस्ट लॉस का अब आयरन स्मेल्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? फॉरेस्ट लॉस का कि पहले वो बड़ी इजीली वुड स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉरेस्ट लॉ से? फॉरेस्ट लॉ हमें पता है कि देवर प्रोटेक्टेड एरिया से, ठीक है, एंड नाउ नो वन विल स्पीक विदाउट रेजिंग हैंड। यस, फॉरेस्ट लॉज, व्हाट वाज फॉरेस्ट लॉ? फॉरेस्ट लॉ क्या था? हाँ जी बेटा, they were not allowed in protected forest, ठीक है, and they have to get the permission of government, उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। so now what was the problem they were facing? so they need wood for making steel, but they were not allowed to go to the forest to get their wood. अगर इन केस वो फॉरेस्ट में चले भी जाते थे, इवन देन दे हैव टू, गवर्नमेंट ने क्या करती थी, उनको हाई टैक्सेस देने पड़ते थे। अब वो इतने ज्यादा तो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा कि वो टैक्सेस भी पे करें, ठीक है, फिर उन टैक्सेस को पे करने के बाद वुड लेके आए, फिर वो आयरन यहाँ पे स्मेल्ट करें। पहले रूलर्स का टाइम पीरियड था जब, ठीक है, किस रूलर्स का टाइम पीरियड था? जैसे हम मैसूर की बात कर रहे हैं तो टीपू सुल्तान है, ठीक है, तो उनके एरियाज में उनको खुद को चाहिए, ठीक है, स्टील चाहिए, और उस स्टील को जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उन लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा रहे। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरह की स्पोर्ट्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, और ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है, अब वो आयरन स्मेल्टर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे क्योंकि उनको भी इतनी स्टील की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे उन आयरन स्मेल्टर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है उन फर्नेसेस को छोड़ने के अलावा। एक तो ये फॉरेस्ट लॉ पहले क्लियर हो गया, व्हाट इज फॉरेस्ट लॉ? हाँ जी माधव, हाँ जी बेटा, so why these furnaces they were left in misuse or they were abandoned, ठीक है। फर्स्ट तो जो न्यू फॉरेस्ट लॉज आए थे, ठीक है, न्यू फॉरेस्ट लॉज किसने बनाए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। सो दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मेड दीज फॉर न्यू फॉरेस्ट लॉज, और जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट he was preventing people from entering the reserved forest। अब रिजर्व फॉरेस्ट में वो लोग जा नहीं रहे, उनको आयरन चारकोल नहीं मिल रहा है,
ठीक है, वुड नहीं मिल रही है आयरन स्मेल्ट करने के लिए। सो नाउ वेयर दे विल गेट आयरन ओर। अब अगर वो किसी तरह चोरी छिपे भी चले जाते हैं फॉरेस्ट में, डिफाइंग द फॉरेस्ट लॉज, बट इवन देन दे वर नॉट एबल, तो कितनी देर तक वो इस तरह करेंगे कि अगर वो किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट से बच के भी चले जाते तो कितनी देर तक वो इस तरह वहां से वुड लेंगे, ठीक है, कितनी देर तक। सो एक तो ये रीजन था। सेकेंड, इसमें अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह उनको परमिशन दे भी देती थी, देन दे हैव टू पे हाई टैक्सेस, ठीक है, उनको हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था, और इतने ज्यादा हाई टैक्सेस पे करने की कंडीशन में दे वर नॉट, ठीक है। और इस तरह उनकी इनकम और ज्यादा रिड्यूस होनी शुरू हो गई, उनका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। और एक और इसी के साथ नेक्स्ट उनको जो और चैलेंज फेस करना पड़ा, और चैलेंज क्या था, एक तो देवर स्टार्टेड इंपोर्टिंग आयरन, जैसे क्लोथ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था इंडियन मार्केट्स में, इन द सेम वे दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग आयरन। इंपोर्टिंग मीन्स, हाँ जी, इंपोर्टिंग मीन्स अगर हम ब्रिटेन से लेके आ रहे हैं देन दैट इज इंपोर्ट, अगर हम ब्रिटेन में भेज रहे हैं देन दैट इज एक्सपोर्ट। सो इंपोर्टिंग आयरन फ्रॉम ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, वहां अगर कॉटन की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं तो वहां आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश हुई हैं, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यूरोपियन साइंटिस्ट भी यहाँ के स्टडी करके गए पूरा प्रोसेस, है ना, कि किस तरह हम हाई क्वालिटी ये स्टील जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश की गई, तो वहां से उन्होंने ये आयरन भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी के साथ एक और जो चैलेंज हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ इंडिया में भी जो फैक्ट्रीज थी आयरन की वो एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। तो इन सभी रीजंस की वजह से दे लेफ्ट देयर फर्नेसेस अनयूज्ड, ठीक है, तो दे वर फेल इनटू डिसयूज। तो ये सारे रीजन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यू विल गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एनी डाउट? Yes, Rudransh. Yes, explain about the reasons, these reasons, why these furnaces they were left unused, or they were fell into disuse, or they were abandoned. The points are written here. You have to explain only. Yes, Rudransh, I am asking you. Hanji, Lavish. Yes. Now the British they have started importing iron from Britain, so this was also a big challenge for them. ठीक है, very good. Sit down. कि जो भी अब आयरन को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था, किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था आयरन को? फॉर मेकिंग टूल्स वगैरह और साथ में कुछ यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए। तो अब वो उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, रेडीमेड भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, और आयरन भी लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पे वो और ज्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो आयरन स्मेल्ट करके आयरन निकाल रहे थे ना, तो वो आयरन यहीं पे लेके आ रहे हैं जिससे कि आगे बन रहे हैं, या फिर आयरन के रेडीमेड भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर देयर आयरन स्मेल्टर्स, ठीक है, क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट आपने चैप्टर पूरा रीड करके रखना है एंड हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो।